हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज विद्युत का ये चौथा वीडियो है जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं शक्ति के बारे में। ठीक है, कि शक्ति क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे धारा या विद्युत का तापीय प्रभाव। ठीक है, उसके बाद हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टिप्पणी आ जाता है उस पर लिखने के लिए फ्यूज तार। ठीक है, फ्यूज तार क्या होता है, फ्यूज वायर क्या होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यह 3 टॉपिक इस वीडियो में क्लियर होगा और क्लियर करके इस जो विद्युत का चैप्टर है इससे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, विद्युत का सब कुछ जो भी है सब पढ़ा दिए गए हैं 3 वीडियो लेक्चर में, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि विद्युत का कितना पार्ट कितना है, 4 पार्ट है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे, आज हम देखेंगे शक्ति। ठीक है, शक्ति भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो शक्ति है क्या। ठीक है, तो शक्ति का फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, शक्ति का फॉर्मूला क्या जानते हैं, P = W/T। ठीक है, शक्ति का फॉर्मूला जानते हैं कि P = W/T, जहाँ P क्या है, जहाँ P शक्ति है, ये क्या है, कार्य है। ठीक है, वर्क, ये क्या है, समय है। ठीक है, ये क्या है, ये शक्ति है P। ठीक है, ये कार्य है W और T क्या है, समय है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कभी भी कोई भी भौतिक राशि हो उसमें समय T से जब भाग दिया जाता है, ठीक है, तो उसको हम पढ़ते हैं, जब परिभाषित करते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं, दर कहते हैं। तो यही से हम इसका परिभाषा किया जाएगा। तो क्या कहेंगे, कार्य करने की, ठीक है, कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो पहला तो डिफिनेशन यही हो जाएगा शक्ति का कि क्या, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये पहला आपका डिफिनेशन हो गया शक्ति का, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा डिफिनेशन देखते हैं, क्योंकि 2-3 आप डिफिनेशन याद रखेंगे, क्योंकि आप किसी से भी अगर पूछ भी सकते हैं या किसी को बताना हो तो वो जानता होगा बस कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बात आपको पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए T = हम ले लेते हैं 1 सेकेंड। ठीक है, 1 ले लेते हैं, इकाई ले लेते हैं। ठीक है, T = समय क्या है, इकाई अगर ले ले तो हम इसको क्या कहेंगे, तो जब समय इकाई ले लेंगे तो जो P होगा वो किसके बराबर होगा, W के बराबर हो जाएगा। कार्य जो शक्ति होगा वो कार्य के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, एकांक समय में, एकांक या इकाई। ठीक है, एकांक भी कह सकते हैं या इकाई कहिए, एकांक या इकाई। ठीक है, दोनों में से कुछ कहिए। ठीक है, तो क्या कहेंगे, दूसरा डिफिनेशन कह सकते हैं कि इकाई समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। क्या कहेंगे, इकाई समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है, या एकांक समय में किया गया कार्य ही शक्ति कहलाता है। ठीक है, ये W क्या है, कार्य है। ठीक है, और ये क्या है, शक्ति है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इकाई या एकांक। ठीक है, इकाई कहिए या एकांक कहिए, तो एकांक समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। तो ये भी आप दूसरा डिफिनेशन भी याद रखेंगे। ये पहला, दूसरा डिफिनेशन याद रखेंगे कि एकांक समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। ठीक है, तो ये दोनों आपका डिफिनेशन हो गया शक्ति का। अब हम देखेंगे शक्ति क्या हो गया। अब इसमें याद रखेंगे शक्ति का मात्रक। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसका मात्रक याद रखेंगे। शक्ति का सबसे पहला मात्रक होता है, पहला तो हम यही से निकाल लेते हैं, कार्य का मात्रक होता है जूल और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो इसका पहला मात्रक हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा इसका हो जाएगा शक्ति का क्या होता है, दूसरा होता है वाट।
ठीक है, शक्ति का। तो ये दो आपका मात्रक हो गया, पहला हो गया जूल प्रति सेकेंड और दूसरा क्या है, वाट। ठीक है, तो ये दोनों आप मात्रक याद रखेंगे। मात्रक कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है मात्रक और ये डिफिनीशन और जो फॉर्मूला है ये, क्योंकि फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मात्रक कभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो बहुविकल्पीय होते हैं उसमें पूछ दिया जाता है, और डिफिनीशन तो आपको 1-2 नंबर में ही, ये छोटा छोटा डिफिनीशन है तो ये पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं शक्ति का, याद रखेंगे शक्ति का, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। जो शक्ति का याद रखेंगे, शक्ति का व्यवहारिक मात्रक। ठीक है, व्यवहारिक मात्रक। ठीक है, तो शक्ति का व्यवहारिक मात्रक याद रखेंगे क्या होता है, शक्ति का व्यवहारिक मात्रक होता है किलोवाट हावर। ठीक है, तो शक्ति का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, किलोवाट हावर। ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे। याद रखेंगे तीसरा एक और पॉइंट कि जो 1 HP, ठीक है 1 HP होता है ना, 1 HP वो 746 वाट के बराबर होता है। ये बार बार एग्जाम में बहुविकल्पी में पूछा जाता है। 1 HP मतलब 1 हॉर्स पावर। ठीक है, 1 हॉर्स पावर, HP का मतलब क्या होता है, हॉर्स पावर इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में अश्वशक्ति कहते हैं। ठीक है, 1 अश्वशक्ति मतलब 1 अश्वशक्ति या क्या होता है, 1 अश्वशक्ति या 1 हॉर्स पावर या 1 HP इक्वल टू कितना वाट, तो आप क्या कहेंगे 746 वाट। तो ये सभी पॉइंट को आप याद रखेंगे। ठीक है, अब हम इसको मिटा रहे हैं और याद रखेंगे इस जो फॉर्मूला है, इसको जो फॉर्मूला है, ये जो सूत्र है, ये ज़्यादातर इस पर न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले से हम 2-3 जो शक्ति का और हम 2-3 जो फॉर्मूला निकालेंगे, वो जो शक्ति के अन्य हम सूत्र निकाल रहे हैं उस पे न्यूमेरिकल आता है, तो वो फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ये याद रहना चाहिए, क्योंकि इसी से तो आप वो फॉर्मूला याद रखेंगे या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा, और जो 3 फॉर्मूले आपको बताए जा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए आप फॉर्मूला हम निकाल लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी मैं शुरुआती थोड़ा वीडियो बना रहा हूँ और ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं मिल रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि शुरुआती वीडियो बना रहा हूँ तो व्यूज़ जाहिर सी बात है नहीं मिलेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी वीडियो देखें तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये तो आपकी मर्जी है कि सब्सक्राइब करें या ना करें, परंतु मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, आप हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं शक्ति के अन्य मात्रक। ठीक है, तो बताइए शक्ति बराबर हम जानते हैं। ठीक है, शक्ति बराबर हम इतना जानते हैं, और हमने इस विद्युत के चैप्टर में हम क्या पढ़ा है, जो विभव का फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, विभव V इक्वल टू क्या होता है, W/Q। हमने पढ़ा था कि विभव क्या होता है, कार्य बटे क्या होता है, आवेश के बराबर होता है। तो ये बताइए जब V और W, अगर ये क्या है, Q है, Q इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो मतलब W बराबर क्या हो जाएगा, VQ हो जाएगा कि नहीं, VQ हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले को यहाँ पे W बराबर यहाँ पे हम मान रख देते हैं। ठीक है, इसको मान हम रख देंगे, तो एक और हम फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, यहीं से एक और याद रखेंगे, इसका W का मान निकल गया। अब हम एक जानते हैं कि जो I बराबर क्या होता है, Q/T, मतलब विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय, और हम T को इधर भाग में इधर लाएंगे तो गुणा में हो जाएगा, तो ये Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I × T। ठीक है, तो हम जो Q है, Q का मान इसमें अगर रख दें तो W बराबर क्या निकल जाएगा, W बराबर निकलेगा V × I × T। ये निकल गया ना, तो मतलब यहाँ से हम देख रहे हैं कि W बराबर, W के जगह पर इतना अगर हम मान इसमें रखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम मान रखते हैं। ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट में सेकेंड का मान रखते हैं, तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में सेकेंड का मान रखने पर। ठीक है, जब हम मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम इसका मान रखेंगे तो P, ठीक है, और W की जगह पर हम यहाँ पर रखेंगे VIT, तो हम ऊपर लिख लेते हैं
आई और टी है, और नीचे क्या है, समय है, ये भी टी है, तो इसको कैपिटल में लिखिए, या हाफ आप छोटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टी से टी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें क्या फॉर्मूला मिला, यहाँ से हमें मिला P इक्वल टू वी इंटू आई, ठीक है, V इंटू आई, ठीक है। तो ये आपका निकल गया मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है, जहाँ P क्या है, शक्ति है, ये क्या है, विभव है, ये क्या है, विद्युत धारा है, ठीक है। तो याद रखेंगे किसी भी चालक तार में जब धारा प्रवाहित किया जाएगा, किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाएगा और उसमें जो विभव उत्पन्न होगा उन दोनों को गुणा जब किया जाएगा तो उसकी शक्ति निकल जाएगी, ठीक है। मतलब किसी भी हम चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें दो तो बेसिक होता ही है, क्योंकि उसमें जितना धारा प्रवाहित करेंगे उतना, और जब धारा प्रवाहित करेंगे तो विभव उत्पन्न होगा ही, तो जो विभव उत्पन्न होगा और जो धारा होगा उनका गुणनफल करेंगे, उनका गुणा करेंगे तो क्या निकल जाएगा, शक्ति निकल जाएगा। और हम ये क्या ज्ञात कर रहे हैं, शक्ति के अन्य मात्रक ज्ञात कर रहे हैं, तो ये हेडिंग में लिख लिया जाएगा शक्ति के अन्य सूत्र, ठीक है, सूत्र याद कर रहे हैं ना, सूत्र, ठीक है, शक्ति के अन्य सूत्र ये हम देख रहे हैं। तो शक्ति का अन्य सूत्र ये आप याद रखेंगे, पहला सूत्र, ठीक है, ये दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, और तीसरा यही से हम निकालते हैं। हम जानते हैं कि ओम के नियम से, ओम के नियम से, ठीक है, ओम के नियम से हम क्या जानते हैं कि R बराबर क्या होता है, V बाई आई, हमने ये पढ़ा है। R बराबर प्रतिरोध क्या होता है, विभव और धारा के अनुपात के बराबर होता है, तो हम जानते हैं ये फॉर्मूला। तो ये बताइए I इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कराएगा, मतलब जो क्या निकल जाएगा, V इक्वल टू R इंटू आई निकल गया, ठीक है, ये निकल गया कि नहीं, V बराबर R इंटू आई निकल गया। अब देखिए यहाँ पे V की जगह पर हम R I का मान रखते हैं, तो चलिए यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो V की जगह पर R I का मान रखेंगे तो P इक्वल टू, अब V की जगह पर R I रख देते हैं तो R I इंटू क्या है, I, यहाँ पे I है तो I रख दिए। अब ये बताइए I जब I में गुणा कराएगा तो क्या हो जाएगा, R I स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी आपका फॉर्मूला निकल गया, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। ये आपका तीसरा फॉर्मूला, ये आपका दूसरा फॉर्मूला, ये आपका पहला फॉर्मूला, पहला, दूसरा, तीसरा। अब हम देखते हैं, ठीक है, विभव का निकाल के अब मान रख दिए। अब हम धारा, ओम के नियम से पुनः हम जानते हैं, ओम के नियम से, ओम के नियम से हम पुनः जानते हैं कि जो क्या होता है, R बराबर हम जानते हैं V बाई आई, ठीक है, हम जानते हैं अगर हम I को इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, R I इक्वल टू V हो जाएगा। और हम R इधर गुणा में है, इधर हम भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, I बराबर V बाई R होगा कि नहीं होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा। अब ये R को I जो है, I बराबर V बाई R हो गया। अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ ये I का मान अगर यहाँ पे रखते हैं तो क्या होगा उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो जगह दिखाई दे रहा हो कि नहीं, चलिए यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जब अगर हम I का मान इसमें रखते हैं तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू, छोटा ही लिख रहा हूँ, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू V बाई R, ठीक है, ये हो गया। I के मान हमने V के बराबर V रख दिया और I की जगह पर V बाई R रख दिया, ठीक है। अब यहाँ से सॉरी P बराबर ना, P इक्वल टू, अब V में V गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो ये आपका तीसरा फॉर्मूला निकल गया। P इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर बाई R होता है, ठीक है। ये आपका चौथा फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये आप फॉर्मूले का नोट रखेंगे, ठीक है। अभी मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है, चलिए बहुत अच्छा, सब तो अच्छा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो आप ये जो चार फॉर्मूले हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चार फॉर्मूले को आप बेसिक यह है याद रखेंगे, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल बेस्ड आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, चलिए ये हो गया। अब हम देखेंगे धारा का तापीय प्रभाव या विद्युत का तापीय प्रभाव, ये विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। इसे हम बहुत से किताबों में बहुत से हेडिंग दिए गए हैं अलग अलग नामों से, ठीक है। आ रहे हैं थोड़ा सा 5 मिनट। विद्युत का तापीय प्रभाव, विद्युत का तापीय या ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है, या विद्युत धारा का भी तापीय प्रभाव कह सकते हैं, ठीक है। तो विद्युत का तापीय प्रभाव होता क्या है, ठीक है।
ठीक है। सबसे पहली बात आते हैं विद्युत का तापीय प्रभाव क्या है क्या। तो इसमें जब किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, जब हम किसी चालक में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें हीट उत्पन्न होता है, उसमें क्या होता है, उष्मा उत्पन्न होता है। तो उष्मा किस किस कारकों पर निर्भर करता है ये हम देखेंगे। तो जूल्स नामक एक वैज्ञानिक थे, जूल जो नामक एक वैज्ञानिक है, इन्होंने बताया कि जब हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं ना, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें क्या होगा, हीट उत्पन्न होगा। तो जो उष्मा उत्पन्न होगा वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो उन्होंने बताया जूल एक नामक वैज्ञानिक थे, जूल नामक ठीक है, जूल नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने नियमों में बताया, ठीक है, उन्होंने पहला अपने बताया, इन्होंने बताया कि जो हीट होता है ना वो किसके बराबर होता है, हीट जो होगा उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के क्या होगा, उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। जब हम किसी चालक में, इन्होंने बताया कि जब हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होगी ना वो उस धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लिख लेंगे कि जब किसी चालक में या हम ऐसे लिखेंगे, किसी चालक का ऊष्मीय प्रभाव उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, ठीक है। दूसरा लिखेंगे कि इसमें जो ताप होता है ना, हीट, ठीक है, हीट जो ऊष्मा होती है, ऊष्मा उसमें उत्पन्न प्रतिरोध के समानुपाती होती है। तो किसी चालक तार में उत्पन्न उष्मा उसमें उत्पन्न प्रतिरोध के क्या होती है, समानुपाती होती है। और तीसरा इन्होंने बताया कि हीट क्या होती है, समानुपाती होती है टी के। टी क्या है, यहाँ पे ताप है, मतलब किसी चालक में जितना उष्मा उत्पन्न होगा उतना ही ताप भी उस चालक में होगा। तो ये इन्होंने 3 बताया था, ठीक है। इन्होंने 3 जूल्स लॉ ने बताया कि विद्युत का तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है, उसमें प्रभाव किन किन कारकों पर निर्भर करता है, मतलब उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के क्या होता है, वर्ग के समानुपाती होता है ताप। उस चालक तार का प्रतिरोध जितना होगा उतना ही हीट होगा, और उस चालक तार में जितने तापमान होंगे उतना ही उस चालक तार में उष्मा होगा। तो ये 3 हो गया, ठीक है। और यहाँ से अगर हम इसको इन तीनों जो हीट है, अगर हम तीनों हीट को यहाँ पे अगर मिला दें एक तरफ से, तो ये क्या हो जाएगा, I² R इंटू टी, ये हो जाएगा। और ये अगर हम समानुपाती का चिन्ह यहाँ से हटाते हैं तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू का चिन्ह आ जाएगा, तो I² R टी, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जो आप याद रखेंगे हमेशा। इस पे भी आपको क्या बन जाता है, इस पे न्यूमेरिकल बनता रहता है, ठीक है। तो हीट जो उष्मा होता है उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के तथा उसमें प्रतिरोध के तथा उसमें जो उस चालक तार में जो ताप उत्पन्न होता है उस सभी के गुणनफल के बराबर होता है, इसमें बताया गया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम देखेंगे फ्यूज तार, जो कि इंपॉर्टेंट है। फ्यूज तार किसे कहते हैं, चलिए यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है। फ्यूज तार, ठीक है, इसके बाद वीडियो को समाप्त किया जाएगा। ठीक है, फ्यूज तार, ठीक है। फ्यूज तार क्या होता है, ठीक है, या हम इसे फ्यूज वायर भी कहते हैं। तो फ्यूज तार है क्या, ठीक है। हमने ऐसे भी जनरल हम अपने घरों में फ्यूज वायर का यूज़ करते हैं। जो क्या होता है, हम कहते हैं फ्यूज लगा दिया जाता है तो क्या होता है, वो कोई भी चीज़ जलता नहीं है, ठीक है, कोई भी यंत्र है वो जलता नहीं है। तो फ्यूज तार की 2 विशेषताएँ होती हैं, याद रखेंगे फ्यूज तार की विशेषताएँ, ठीक है। फ्यूज तार की 2 विशेषताएँ कौन कौन सी होती हैं कि फ्यूज तार जो होता है ना वो क्या होते हैं, फ्यूज तार उच्च प्रतिरोध का होता है। फ्यूज तार जो होगा वो उच्च प्रतिरोध का होगा, और जो फ्यूज तार होता है वो निम्न गलनांक का होगा, ठीक है, निम्न गलनांक का होता है, ठीक है। फ्यूज तार की 2 विशेषताएं होती हैं कि वो उच्च प्रतिरोध का होता है, मतलब जब उसमें धारा प्रवाहित किया जाएगा तो उसमें प्रतिरोध बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाएगा। और दूसरा कि वो निम्न गलनांक का होता है, मतलब उसे अगर गर्म किया जाए तो क्या होता है, वो बहुत जल्दी गल जाएगा, ठीक है। वो बहुत जल्दी वो हम कहते हैं शॉर्ट खा गया, वो मतलब जल जाएगा, मतलब वो जल जाएगा, वो पिघल जाएगा, ठीक है। तो ये 2 विशेषताएं हैं। वो उच्च प्रतिरोध का होगा, उसमें प्रतिरोध ज़्यादा उत्पन्न होगा, और वो निम्न गलनांक का होगा, वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, गल जाएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं एक बात कि जो हीट होती है ना वो
प्रतिरोध के समानुपाती होती है। यहाँ से हमने देखा कि हीट क्या होती है, प्रतिरोध के समानुपाती होती है। मतलब कि किसी चालक तार में यदि हीट जो तापमान है, जो उसमें प्रतिरोध का मान बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा, हीट जो उष्मा उसमें क्या होगा, अधिक होगा। जो तापमान है या उष्मा है वो क्या होगा, अधिक होगा। तो हम जाहिर सी बात जानते हैं कि प्रतिरोध बढ़ेगा तो ताप भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से पहले तो बस इतना जान लीजिए कि प्रतिरोध अगर बढ़ाया जाएगा तो ताप भी बढ़ेगा। ठीक है, अब हम इसका परिभाषा क्या कहेंगे फ्यूज तार का। तो फ्यूज तार का परिभाषा हम यही कहेंगे कि उच्च प्रतिरोध व निम्न गलनांक, ठीक है, उच्च प्रतिरोध व निम्न गलनांक वाले तार को फ्यूज तार कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, उच्च प्रतिरोध व निम्न गलनांक, यहाँ से मैं लिख भी दे रहा हूँ, चलिए लिख देता हूँ, उच्च प्रतिरोध व निम्न गलनांक वाले तार को फ्यूज तार कहते हैं। ठीक है, उच्च क्या कहेंगे फ्यूज तार का परिभाषा, उच्च प्रतिरोध व निम्न गलनांक वाले तार को हम फ्यूज तार कहते हैं। ये याद रखेंगे। तो हम एक सर्किट के माध्यम से इसको समझते हैं कि हीट हम जानते हैं कि यहाँ से हम जान लिए हैं कि प्रतिरोध को अगर हम बढ़ाएंगे, किसी चालक तार के प्रतिरोध को बढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है, इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से हम एक बना लेते हैं सर्किट, मान लेते हैं ये क्या है, एक यंत्र है। ठीक है, मान लेते हैं क्या है, एक यंत्र है। मान लीजिए टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, मान लीजिए यह एक यंत्र है। ठीक है, तो यंत्र में हम जानते हैं कि दो तार होते हैं, दो वायर इसमें लगे होते हैं। एक वायर क्या होता है, एक वायर ये मान लीजिए ये क्या है आपका न्यूट्रल वायर है। ठीक है, न्यूट्रल वायर है, मतलब उदासीन वाला तार है। ठीक है, ये क्या है, ये मान लेते हैं फेस तार है। ठीक है, ये फेस तार है। ठीक है, और हम फेस तार में कभी भी याद रखेंगे, इनमें दो तार होते हैं, एक न्यूट्रल उदासीन तार होता है और एक क्या होता है, फेस तार। और हम इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि फेस तार में ही हम क्या लगाते हैं, फ्यूज वायर लगाया जाता है। फेस तार में ही क्या लगाया जाता है, फ्यूज वायर। तो इसमें हम फ्यूज वायर लगा देते हैं और इस फ्यूज वायर को ऐसे फ्यूज वायर हो गया। इसमें हम फेस तार में ही फ्यूज वायर को लगाते हैं। ये क्या है, फ्यूज है, फ्यूज वायर है। ठीक है, तो हम फ्यूज वायर को लगा दिए। तो अब बताइए, जब इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे, जब इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो ये क्या होगा, ये फ्यूज तार में जाएगा। तो ये क्या करता है, फ्यूज तार में हम जानते हैं इसका जो फ्यूज होता है, फ्यूज तार, ये उच्च प्रतिरोध का होगा, मतलब इसमें प्रतिरोध बहुत तेजी से उत्पन्न होगा। तो ये बताइए, जब कभी कभी क्या होता है, वोल्टेज बहुत अधिक आ जाता है। ठीक है, तो जब वोल्टेज धारा अधिक प्रवाहित होगा तो इसमें प्रतिरोध अधिक उत्पन्न होगा। जब इसमें धारा प्रवाहित किया जाएगा तो क्या होगा, इसमें प्रतिरोध बहुत अधिक उत्पन्न होगा। हम जानते हैं जब प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो ताप जो उष्मा होगी उसका भी मान बढ़ेगा, जो हीट होगा वो भी बढ़ेगा। तो जब इसमें क्या करते हैं हम, प्रतिरोध इसमें बढ़ेगा तो इसका जो क्या होगा, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, क्योंकि क्या होगी, इसमें क्या हो जाएगा, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। और जब गर्म होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये पिघल जाएगा। और पिघल जाएगा तो ये क्या हो जाता है, पिघल जाएगा तो इसके आगे धारा प्रवाहित नहीं होगी, जिसके कारण जब इसमें आगे धारा प्रवाहित होगी नहीं तो ये यंत्र क्या हो जाएगा, सुरक्षित रह जाएगा। तो इसी प्रकार हम फ्यूज तार का बस याद रखते हैं। तो इसमें बस कुछ मत याद रखिएगा, फ्यूज तार का डिफिनीशन याद रखिएगा कि उच्च प्रतिरोध व निम्न गलनांक वाले तार को फ्यूज तार कहते हैं। इसकी दो विशेषताएं होती हैं कि ये क्या होता है, ये उच्च प्रतिरोध का तार होता है और निम्न गलनांक वाला तार होता है। और दूसरी बात, ये फिगर को याद रखेंगे कि फिगर में याद रखेंगे कि जो फेस तार में ही क्या होता है, फ्यूज को लगाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। और ये विद्युत का चौथा वीडियो है। ठीक है, इससे पहले हमने 3 वीडियो को प्रोवाइड करा दिया है, तो वो अगर हमारे चैनल के पर जाकर प्लेलिस्ट के अनुसार आप एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। सभी क्लास 10th के अगर स्टूडेंट है तो एक एक करके जाकर आप पढ़िए सभी चैप्टरों का। ठीक है, तो प्लेलिस्ट बना दिया गया, तो आप वहाँ से जाकर पढ़ लीजिए। ये अगर विद्युत का अगर इससे पहले वाले वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। और उस वीडियो में भी अगले वीडियो का डिस्क्रिप्शन ऐसे लिंक दिया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।